स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। ओ भाई देखिए, फ्रॉग, इसमें सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन की एक हायरार्की बता रखी है, इनका कौन से फाइलम में मिलते हैं, किस क्लास में मिलते हैं, इनका जीनस क्या है, इनकी स्पीशीज क्या है। तो भैया देखिए, इनका फाइलम जो होता है वो है कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास है इनकी एम्फीबिया, इनकी जीनस है, बहुत बार तुमने सुना होगा इस बारे में, ठीक है, और इनकी स्पीशीज है टिग्रीना। इसको साइंटिफिकली हम लोग राना टिग्रीना कहते हैं क्योंकि इसका जीनस राना है। अब राना किस हिसाब से लिखा सुसुरों ने, ठीक है, मेंढक का नाम, ठीक है, हमारे यहाँ पे मतलब राणा एक अलग प्रतीक होता है, मतलब वीरता का, अरे यहाँ पे मेंढक बना दिया इन्होंने सुसुरों ने हमें, ठीक है। हाँ यार, बहुत गलत है ये, मतलब मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख रहेगा ये, मतलब बहुत ज्यादा दुख रहेगा कि मेरा नाम है राणा सर और मैं राणा टिग्रीना ही पढ़ा रहा हूं। तो खैर, हम महाराणा प्रताप वाले राणा है, ये राणा टिग्रीना इन्होंने ससुरों ने बाहर वाले लैटिन अमेरिकन का ये चक्कर है, लेकिन मेरे को मिल जाए तो उसको मैं भूत बना दूंगा जिसने भी नाम दिया है, गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है। देखिए जी, अब एक और खास बात है इसमें लिख रखा है कि इंडिया में ही मिलते हैं ये इंडियन टेरिटरी में मिलते हैं, मतलब तुम ये देख रहे हो कितना गलत है ये, मतलब ये किस डायरेक्शन में, मतलब इनके थाने का घेराव करना चाहिए इनके लिए, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं लोग, तो ये इंडियन टेरिटरी में मिलते हैं केवल, ये भी बात कह रखी है इन्होंने एनसीईआरटी में, मोस्टली फाउंड इन इंडियन टेरिटरीज। अब अगली बात बता रखी है इन्होंने फ्रॉग के बारे में कि इनके पास में कैमोफ्लाज करने की एबिलिटी होती है, मतलब ये अपने आप को रंग बदल के प्रेडेटर से हाइड कर सकते हैं। और दूसरा, इनके पास में मतलब इसी चीज को मिमिक्री बोला गया है। मिमिक्री का मतलब है कि क्रिप्टिक कलरेशन कर लेना। क्रिप्टिक कलरेशन का मतलब है अपना रंग बदल देना, और ताकि प्रेडेटर से अनडिटेक्टेड रहे, ये उससे बच जाते हैं। उसके अलावा बेटा इनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि इनकी जो स्किन का कलर होता है वो डॉर्सल साइड में कमर की तरफ ऑलिव ग्रीन होता है, और दूसरा इनका जो वेंट्रल साइड है वो पेल येलो कलर का होता है, वो पेल येलो कलर का होता है। इनकी बॉडी दो पार्ट में डिविजिबल होती है, पहला हेड, दूसरा ट्रंक, नेक गायब होती है, तो ये ऐसे से होते हैं ये, ठीक है, इसलिए इनकी ईसोफेगस भी शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि इनकी गर्दन नहीं होती है, तो गर्दन नहीं है तो गर्दन वाला पार्ट का जो ईसोफेगस है वो होगा ही नहीं, हेड और ट्रंक। अच्छा, इनके हेड पे क्या होगा, तो हेड के ऊपर नॉस्ट्रल्स दो बल्जिंग आईज बड़ी बड़ी सी, और दोनों ईयर आंखों के साइड में इनके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। कोई मेंढक देखा है जिसके कान निकले हो बाहर? नहीं, इनके क्या होता है, इंटरनल ईयर सीधा बाहर रहता है, वो टिम्पेनम होता है। और अच्छा, जैसे हमारे पास में ईयर ऑसिकल्स होते हैं ना, मेलियस इनकस स्ट्रिप्स, सिमिलरली इनके भी टिम्पेनम के अंदर की तरफ जो है मेलियस इनकस और स्ट्रिप्स जो है वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो ईयर को रिप्रेजेंट करता है इनका एक मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, टिम्पेनम कह रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सभी को क्लियर है? तो मैंने बताया अगला पार्ट कि इनकी बॉडी डिविजिबल होती है, इनकी बॉडी डिविजिबल होती है दो हिस्सों में, हेड, दूसरा ट्रंक, और इनके अंदर दो चीजें एब्सेंट होंगी, एक तो नेक और दूसरी टेल, ये दोनों इनके अंदर एब्सेंट होंगी। अच्छा, हालांकि जब ये शुरुआत वाली स्टेज में होते हैं ना
टैडपोल वाली स्टेज पे, तो इनके पास में टेल होती है। इवन 4 लेग्ड स्टेज जब आ जाती है तब तक टेल होती है। जब ये पूरे एडल्ट बनते हैं तो मेटामॉर्फोसिस होने के दौरान इनकी टेल खत्म हो जाती है। मेरी बात सभी को क्लियर है? अब अगली बात यहां पे बता रखी है कि इनके हेड के ऊपर आपको मिलेंगे नॉस्ट्रल्स, बल्जिंग आईज और उसके अलावा टिम्पेनम, जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब अगले हिस्से में बताते हैं कि ये सारे के सारे कोइकिलोथर्म होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब जो चीज कोल्ड ब्लडेड है तो वो क्या करेगी, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, और जब वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से खुद को रेगुलेट नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे छिपे रहें। तो ये गर्मी ज्यादा होती है तो समर स्लीप कर लेते हैं, जिसे हम लोग एस्टिवेशन कहेंगे, और जब ज्यादा सर्दियां होती हैं तो उस दौरान ये क्या करते हैं, विंटर स्लीप कर लेते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। तो मतलब मान के चलो गर्मी और सर्दी तो ये सुप्तावस्था में होते हैं, केवल थोड़ा सा एक सीजन बचता है जिसमें बाहर आते हैं, इनकी बाहर आती है, मजे में काटते हैं, ये पानी में तैरते हैं, बढ़िया जिंदगी लेते हैं। ठीक है, फिर इनके पास में एक और फीचर बता रखा है, फिर उसको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में बहुत गलत तरीके से बता रखा है। इन्होंने बताया इनके पास में ना 2 लिम्ब होती है, 2 फोर लिम्ब, 2 हाइंड लिम्ब मस्कुलर बता रखी है, और उसी मस्कुलर को बता रखा है कि इसको फूड के तौर पर यूज किया जा सकता है। देख रहे हो, एक तरफ तो उसको बताया कि मस्कुलर हाइंड लिम्ब है उसकी, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में उसको बता रखा है कि इट कैन बी यूज्ड एज फूड। मेंढक कह रहा है वाह क्या जीवन है हमारा, मतलब हमारी मस्कुलर भी ना बनाए हमने हाइंड लिम्ब को कि तुम लोग खाना बना के खा जाओगे हमारा। तो जो फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है, इनकी मदद से ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। दे कैन वॉक, स्विम, लीपिंग मतलब कुदक्की मारना, जो उछल के चले जाते हैं ना, तो वो लीपिंग कहलाता है। तो ये अपने फोर और हाइंड लिम्ब की मदद से ये सारे काम कर सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है मेल और फीमेल सेपरेट सेक्स होती है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो रहा है तो मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। जैसे देखो ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये तो करते हैं, मेल का जो ढांचा होता है और फीमेल का जो ढांचा होता है दोनों में अलग अलग है। इनके अंदर भी कुछ होगा ऐसा। तो मेल के पास में 2 ऐसे फीचर हैं जो फीमेल के पास नहीं होते हैं। पहला फीचर है मेल ही आवाज प्रोड्यूस करता है, उसके पास में वो होते हैं वोकल सैक कहते हैं, वोकल सैक, वो केवल मेल के पास होंगे, मेल फ्रॉक के पास, फीमेल फ्रॉक के पास में नहीं होंगे। तो जो टर टर करते हैं वो कौन करते हैं, मेल करेंगे, फीमेल नहीं करेगी। दूसरा, मेल के अच्छा जो फोरलिम्ब होते हैं ना इनके, उसमें 4 डिजिट होते हैं, मतलब 5वां वाला नहीं है। हाइंड लिम्ब में 5वां है, फोरलिम्ब में 4 डिजिट्स हैं और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स हैं। मेल के अंदर फोरलिम्ब में 4 डिजिट के अलावा यहां पे इस तरफ एक कॉपुलेशन पैड बोला गया है, कॉपुलेटरी पैड कह लीजिए, न्यूक्टियल पैड कह लीजिए, वो प्रेजेंट होता है इधर इधर। मतलब ये 4 डिजिट हो गए फोरलिम्ब वाले आगे वाले हाथ के, और इधर एक पैड प्रेजेंट है जिसे हम लोग न्यूक्टियल पैड कह रहे हैं, कॉपुलेटरी पैड कह रहे हैं। अच्छा, ये न्यूक्टियल पैड या कॉपुलेटरी पैड क्या करता है? तो देखिए, जो फ्रॉग होते हैं उन फ्रॉग की जो स्किन होती है उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड बहुत ज्यादा होती है। उनकी पूरी बॉडी जो होती है ना स्लिपरी होती है, बहुत ज्यादा म्यूकस ज्यादा सिक्रेट होने की वजह से, और वो जरूरी भी है उनके लिए। क्यों भाई, अगर सनलाइट उनकी बॉडी पड़ेगी तो उनकी बॉडी डेसिकेट हो सकती है, तो इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर ये म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है जो उन्हें डेसिकेट होने से बचाने का काम करती है। तो जब कॉपुलेशन होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो चूंकि देखो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी या स्किन के ऊपर म्यूकस लेयर है तो स्लिपरी है, तो फीमेल बॉडी को होल्ड कर सके इस वजह से वो न्यूक्टियल पैड मेल के पास में प्रेजेंट है। अच्छा, इनमें फर्टिलाइजेशन दोनों के पास में एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, ना फीमेल के पास में कोई सेक्स ऑर्गन मतलब स्पेसिफिक बना हुआ है, ना मेल के पास बना हुआ है। इन दोनों में ही एक क्लोएका नाम की ओपनिंग होगी। क्लोएकल ओपनिंग कॉमन होती है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के लिए, मतलब यूरिन के लिए भी, और गैमेट को रिलीज करने के लिए भी, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट या मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी रिलीज करने, मतलब कॉमन ओपनिंग है क्लोएकल। तो मेल और फीमेल दोनों ही अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज करते हैं, और पानी में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है मेरी बात आपको? तो मैं यहां पे अगले बात बता दे रहा हूं कि इनके पास में आपको जो है दो फोरलिम्ब मिलेंगे, दो फोरलिम्ब मिलेंगे और दो मिलेंगे इनके पास में हाइंड लिम्ब, दो मिलेंगे इनके पास में हाइंड लिम्ब। जो फोरलिम्ब होते हैं इनमें आपको 4 डिजिट मिलेंगी और जो हाइंड लिम्ब है उनमें आपको 5 डिजिट्स मिलती हैं और ये दोनों मिलके क्या करवाने में मदद करते हैं, इनकी वॉक करने में मदद करेंगे, इनको लीप करने में मदद करेंगे, इनको स्विम करने में मदद करते हैं। ठीक है, इन सारे कामों में ये फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब मिलकर काम करते हैं और हाइंड लिम्ब इनकी जो होती है वो मस्कुलर होती है, हाइंड लिम्ब इनकी मस्कुलर होगी। दूसरी बात मैंने बताई कि ये सारे के सारे पोइकिलोथर्म होते हैं, ये सब के सब पोइकिलोथर्म होते हैं। पोइकिलोथर्म का मतलब है कि ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और चूंकि कोल्ड ब्लडेड हैं तो ये क्या करेंगे, जब ज्यादा गर्मी होगी, समर होंगी, तो बेटा समर्स में ये एस्टिवेशन करेंगे, ये एस्टिवेशन करते हैं और एस्टिवेशन को हम लोग समर स्लीप भी कहते हैं, इसको हम समर स्लीप भी कहते हैं। और जब विंटर्स होंगी, ज्यादा सर्दी होगी, तो ये हाइबरनेशन करते हैं और उसे हम लोग विंटर स्लीप कह देते हैं, उसे हम विंटर स्लीप कह देते हैं। तो मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए ये समर स्लीप या विंटर स्लीप जब हो रहा है तो बेसिकली बेटा ये जो है ना अपने मेटाबॉलिक रेट को बहुत स्लो डाउन कर लेते हैं, मतलब ये एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है इनकी बॉडी में। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी का मतलब ये है, देखो इनकी बॉडी में जो रिजर्व फूड है वो इतना ज्यादा तो होगा नहीं कि ये अपने नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट से जो है उस फूड को यूटिलाइज करते हुए पूरा सीजन काट ले, इतना तो फूड इनके पास है नहीं। तो ये क्या करते हैं, अपने जो अदर लाइफ प्रोसेस हैं उनको करने के रेट को बहुत कम कर देते हैं, जिससे एनर्जी डिमांड उसकी कम हो जाती है। जैसे लंग्स से रेस्पायर नहीं करेंगे, लंग्स का काम खत्म कर दिया, स्किन से रेस्पायर कर रहे हैं, हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन करते हैं ना, तो लंग्स का काम ही खत्म हो जाता है, मतलब वो सीधा स्किन से एयर डिफ्यूज होकर उनकी बॉडी में आ रही होती है। तो जो लंग में खर्च होने वाली एनर्जी है वो इन्होंने कंजर्व कर ली। तो जहां जहां एनर्जी बचाई जा सकती है उस एनर्जी को ये बचाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कि स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी या इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, जिसमें जिसमें इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो डाउन हो जाएगा और ये जो थोड़ा इनके पास में रिजर्व फूड है उसमें से थोड़ी थोड़ी एनर्जी ये उस पूरे पीरियड को काटने के लिए यूज कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात आपको सभी को कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब अगली बात मैंने आपको बताई थी कि इनके अंदर होती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इन सभी के अंदर क्या होगी? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मीन्स यहां पे आपको सेपरेट मेल और फीमेल देखने के लिए मिलेंगे और इनमें मेल के पास में कुछ फीचर्स होते हैं जो फीमेल के अंदर नहीं होते। मेल के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो वोकल सैक मिलते हैं जिनकी मदद से ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा इनके पास में आपको नुक्चियल पैड मिलते हैं। NUP होगा बेटा, ये यू लिखा था ओ हो गया है। नुक्चियल पैड या कॉप्युलेटरी पैड मिलेगा फोर लिम्ब के पास में, फोर लिम्ब के पास में नुक्चियल पैड मिलेगा या कॉप्युलेटरी पैड मिलता है, जो कि फीमेल के पास में नहीं होगा। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात रही बेटा। अब आते हैं जो मैंने शुरुआत में बताया था अभी तक। सबसे पहला शुरुआत मैंने क्या की थी कि ये इंडियन टेरिटरीज में मिलते हैं, कैमोफ्लाज कर सकते हैं। कैमोफ्लाज का मतलब है कि बैकग्राउंड के कलर से जो है ये अपने कलर को मैच करवा लेंगे, मतलब कलर बदल सकते हैं। और मिमिक्री उसी चीज को कहा गया। मिमिक्री को जब हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो वहां पे क्रिप्टिक कलरेशन कहा जाता है इसी मिमिक्री को। दूसरा मैंने बताया
कि इनकी डोर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन कलर होंगे और उसमें ना कुछ पैचेस प्रेजेंट होते हैं, गोल गोल से अजीब अजीब से धब्बे धब्बे इनके स्किन के ऊपर लगे होते हैं, वो पैचेस प्रेजेंट होते हैं, मुझे अभी याद आया। और उसके अलावा ये सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें और क्या क्या फीचर्स थे। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इनके ना सारे सिस्टम हमें पढ़ने हैं। हमें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ना है। सारे के सारे सिस्टम हैं जो हमें पढ़ने हैं। इनके नर्वस सिस्टम को पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ना है, सब कुछ है। मतलब डिटेलली है ये, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, कुछ में तो बहुत कम डिटेल है। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड के नाम है, उनके सेक्रेशंस के बारे में कोई बात ज्यादा नहीं की गई है, बस ग्लैंड को याद रख लेना है। और ऐसे ही जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन के 3 हिस्से बताए, उनमें डिटेल नहीं है, केवल वो उनके पार्ट्स दे रखे हैं कि भाई फोर ब्रेन में ये है और मिड ब्रेन में ये, हाइंड ब्रेन में ये, बाकी उसके डिटेल नहीं दे रखे हैं। जो डिटेल ज्यादा हमें पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है हमें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा डिटेल है हमारे पास में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना डिटेल नहीं है, वहां पे तो बस पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में थोड़ा सा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा डिटेल है, बाकी किसी में इतना ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा जो फ्रॉग होते हैं ना, इनकी जो टंग होती है वो स्पेशल टाइप की होती है, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड जानते हो कैसी होती है? ऐसे करके आगे से ना 2 लोब में बटी हुई इनकी टंग होती है ऐसे, और वो आगे से स्टिकी होती है। तो जैसे इन इंसेक्ट दिखाई दिया, जीभ फेंक देते हैं उसके ऊपर, वो आगे स्टिकी है, इंसेक्ट उनके जीभ के ऊपर चिपक गया, चटाक से अंदर। देख रहे हो क्या सिस्टम है? तुम्हारी तरह नहीं है रोटी का टुकड़ा तोड़ो, सब्जी लगाओ, खाओ, बड़ा मेहनत लगती है। ये सीधा कुछ नहीं, फूड देखा, कोई हाथ का यूज नहीं, सीधा, समझ रहे हो तुम? सीधी डिलीवरी है। इनके पास टीथ मतलब ऊपर के होते हैं 2, नीचे वाले टीथ नहीं होंगे। ऊपर के टीथ इसलिए होते हैं कि जो कीड़ा अंदर पकड़ा है ना, वो मुंह से नहीं निकल के भाग जाए, तो वो एक दीवार सी लग जाएगी जिससे वो फूड में, मतलब समझ रहे मेरी बात, वो रुका रहेगा मुंह में, इसलिए ऐसा होता है। और वो फूड पकड़ लिया, मुंह में आ गया भाई इसोफेगस में, मतलब बकल कैविटी मुंह को ही कहा गया, तो बकल कैविटी से वो फूड पहुंच जाएगा फेरिंग्स, फिर इसोफेगस। इसोफेगस इनकी शॉर्ट है, क्यों शॉर्ट है मैंने पहले बताया था, गर्दन नहीं है तो वो वाला हिस्सा गायब, आ जाता है सीधा नेक, मतलब हेड के बाद में ट्रंक, सीधा पेट में, मतलब मुंह से सीधा पेट में, कोई गर्दन वर्दन वाला चक्कर नहीं। अब पेट में आया, पेट में आने के बाद में जो आपने ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा है ना, लगभग सारी चीजें यहाँ पे सेम होने वाली है। देखो हमारे स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो क्या रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम टू सेम यहाँ पे भी गैस्ट्रिक जूस होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। वो क्या करेगा, उस फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। क्या कर देगा? पार्शियल डाइजेशन कर देगा। अब जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है उसको नाम दिया गया है काइम। क्या कहते हैं उसे? काइम। वो काइम पहुंचता है इनके इंटेस्टाइन में। अच्छा एक चीज याद रखना, इनकी एलिमेंट्री कनाल बहुत छोटी होती है, मतलब माउथ से लेके एनस या क्लोकल, एनस तो नहीं होगा इनमें, क्लोएका होगा, वहां तक बहुत शॉर्ट है, क्योंकि ये है कार्निवोर। क्या है? कार्निवोर। तो जितने भी इस धरती पे आपको दूसरों का भक्षण करने वाले जीव मिलेंगे, उन सब की इंटेस्टाइन छोटी मिलेगी, और जितने भी आपको हर्बीवोर या वेजिटेरियन डाइट वाले होंगे, उन सब का एलिमेंट्री कनाल बड़ा मिलेगा। और इंसानों का एलिमेंट्री कनाल बड़ा है, इसका मतलब नेचुरली हमें हर्बीवोर बनाया था नेचर ने, उसके बाद में हम लोगों ने टंगड़ियां चबानी शुरू करी जिसके ऊपर मसाले डाल रहे हैं, और मार उनके सीख कबाब और फलान कबाब और सेक दिया उनको। तो हम लोग नेचुरली क्या बने हुए हैं? हर्बीवोर से हम लोग, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन क्या है? बड़ी है। और जो आज के बाद नॉनवेज मिले ना, और वो आपको रिबेटल दे कि नहीं ऐसा होता है, ऐसे होता है, मतलब नॉनवेज वालों के पास में ना बहुत सारे चक्कर होते हैं। जैसे मेरे साथ में एक लड़का था, उमर नाम था उस भाई का, तो मैं उसको बोलता था कि नहीं यार नहीं खाना चाहिए, गलत। हालांकि मैं उसके साथ खाता था लेकिन मतलब पहले मैं खाता था, फिर मैंने बाद में थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा करने लगा, फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए। अब मैं एग्स भी नहीं खाता, लेकिन पहले मैं खाता था कॉलेज टाइम तक मैं। ठीक है, हमने एक लड़का ही रखा हुआ था ये बनाने के लिए, उसका नाम था आदिल भाई का,
चिकन ही बनाता था, वो स्पेशलिस्ट था उसे बनाने का। तो पहले मैं खाता था, बाद में मैंने विद टाइम छोड़ दिया, मतलब हो गया मुझे काफी टाइम कि नहीं खा रहा हूँ मैं अब, लेकिन पहले खा लेता था, अच्छा लगता था। ठीक है, अब मैं उससे बोलता था, देखो मेरी इनर कॉन्शियस तो उस टाइम पे भी बोल रही होती थी कि नहीं खाना है, लेकिन चूंकि प्रेशर था दोस्तों का तो खा लेता था। तो अब क्या हुआ, मैंने उससे बोला कि यार ये नहीं खाना चाहिए, तो उनके पास में ना बहुत सारे एक्सप्लेनेशन थे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते थे वो लोग। वो होता क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कि एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, आप सांस के साथ उन्हें खा रहे हैं, उन्हें खाना छोड़ दें। आप जो दूध पी रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी उस काऊ या बफेलो की पस सेल्स प्रेजेंट होंगी जिन्हें आप पी रहे हैं। उसके बाद में आप जो प्लांट को खा रहे हैं, प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग, आप प्लांट्स को क्यों खा रहे हैं। मतलब उनके पास में इतने सारे, फिर उन्होंने बताया कि इतने सारे जो प्रोडक्ट बने हुए हैं मेडिसिनल, जैसे माइक्रोब्स में पड़े गए ना, वो सब बोला माइक्रोब से बने हुए हैं, आप उनको यूज क्यों कर रहे हैं। बात तो सही कह रहा यार, खाना चाहिए भाई। फिर बाद में थोड़ा मैं पूजा वूजा ज्यादा करने लग गया, हनुमान जी को मानने लग गया, तो एक इनर फियर तैयार हुआ मेरे अंदर। इनर फियर होता है ना, भगवान का डर, कि गलत करूंगा तो गलत होगा भाई, नहीं करना चाहिए मुझे, तो एक इनर फियर हुआ। फिर उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। अब जब भी गलती से मैं, मतलब गलती तो होती नहीं है मुझसे, ठीक है, अब तो एग भी छोड़ दिया है, लेकिन अगर मैं गलती से कुछ पता चल जाए ना मुझे कि इसमें था, तो उसके बाद ना मन में बहुत सारे उल्टे सीधे विचार होते हैं। मतलब गलत करने से पहले अगर भगवान से आप डरते हो ना, तो बहुत बार दिमाग में एक ही बात आएगी कि यार नहीं यार गलत किया मैंने, बहुत गलत किया, मतलब अफसोस रहेगा आपको बहुत लंबे समय तक। तो भगवान का डर भी जरूरी है। और गॉड फियर जिसको होता है ना, गॉड फियरिंग आदमी गलती करने से पहले बचता है। इधर देखिएगा, तो मैंने बताया कि इनकी ये क्या है, कार्निवोर, तो इनकी एलिमेंट्री कनाल क्या है, बहुत शॉर्ट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहीं से शुरू कर रहा हूँ। इनकी जो एलिमेंट्री कनाल है, इनकी एलिमेंट्री कनाल क्या होती है, शॉर्ट होती है, क्योंकि ये कार्निवोर हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा इनकी जो टंग होती है वो बाइलोब्ड है, और आगे की तरफ से वो स्टिकी होती है, जिससे ये इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। दूसरा, इनका जैसे फूड को इन्होंने पकड़ा तो वो इनकी बकल कैविटी में चला जाता है, बकल कैविटी से वो फेरिंग्स में जाता है, जैसे हमारे अंदर जा रहा था। तो फेरिंग्स से हमारे अंदर फूड कैसे बढ़ जा रहा था, ग्लॉटिस वाले पार्ट में एपिग्लॉटिस प्रेजेंट था ना, एपिग्लॉटिस फूड को नहीं जाने दे रहा था विंड टाइप में। तो इनके बाद में यहाँ पे वैसा कोई चक्कर बताया नहीं है, उसके बाद में बता दिया है कि इनके अंदर ईसोफेगस में वो फूड आ गया है। ईसोफेगस से आने के बाद वो स्टमक में पहुंच जाता है, और स्टमक में आने के बाद में वो पहुंच जाता है इनकी इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। और ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, इनकी इंटेस्टाइन छोटी है, हमारे इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहले तो मेजर 2 हिस्सों में बांटा गया था, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। कौन सी थी, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसमें इन्होंने बताया कि इनके अंदर जेजुनम नहीं है, इनके अंदर केवल ड्यूडेनम है और इलियम है, जेजुनम इज एब्सेंट, तो छोटी है। तो इन्होंने बताया है कि इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो है ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन है ही नहीं यहाँ पे, इन्होंने केवल इंटेस्टाइन बोली है, लार्ज और स्मॉल का कोई चक्कर ही खत्म कर दिया बोला ना। ड्यूडेनम बताया है इन्होंने और इलियम बता दिया है। और इंटेस्टाइन के बाद में वो पहुंच जाता है क्लोएका में। अब किस किस हिस्से में क्या क्या होगा उस बात को समझिएगा। देखिए स्टमक में उसके साथ में 2 काम होंगे। स्टमक के अंदर होगा एक तो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज किया गया था, और दूसरा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे अंदर भी प्रेजेंट था। कौन सा बैरियर था ये, HCl, फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो इनके अंदर भी है वो, ठीक है। तो जो फूड है उस फूड को इन्होंने पार्शियली डाइजेस्ट किया, और पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड क्या बन गया, काइम। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग काइम कहते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और वो काइम पहुंच जाता है किसके अंदर, इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर। और ध्यान से सुनना, इधर देखिए,
जैसे भाई यहां पे इनकी इसोफेगस आ रही है बगल कैविटी से, ये इनका स्टमक हो गया, ऐसे करके स्टमक बना दे रहा हूं, हालांकि ऐसा तो नहीं होता होगा लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। तो ये इनका इंटेस्टाइन हो गया, और इंटेस्टाइन में ये वाला लास्ट वाला पार्ट क्लोएका हो गया, और और यहां पे सपोज करो इनका लिवर हो गया, ठीक है, और लिवर से ये एक डक्ट निकल लिया गॉल ब्लैडर में, तो लिवर बनाएगा किसको, बाइल जूस को, वो बाइल चला गया किसमें, गॉल ब्लैडर में, यहां से आ गई पेनक्रियाज, तो एक डक्ट तो गॉल ब्लैडर से निकल के आई जिसमें क्या है, बाइल प्रेजेंट है, दूसरी डक्ट आके इसमें मर्ज कर गई, किससे, पेनक्रियाज से, जो लेके आएगा क्या, पेनक्रियाटिक जूस को, तो यहां से बाइल जूस, यहां से पेनक्रियाटिक जूस, और ये जब कॉमन एक डक्ट बन जाती है इसे कॉमन बाइल डक्ट कह देते हैं। जो पेनक्रियाज और बाइल को लाने वाली डक्ट जब मिल जाती है तो इसे क्या कह देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। इंसानों में इसी को हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। मतलब पहले पढ़ाया जाता था, मुझे अच्छे से याद है कि ये जहां पे आके इंटेस्टाइन में ओपन होती है ना, वहां पे एक स्पिंचर होता है, उसे स्पिंचर ऑफ ओडी कहते हैं, है ना, याद होगा आपको। तो अब तो है नहीं वो, याद ही करते रहो। अब क्या होगा, यहाँ पे ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये आई, ये आई, ये आई, और आके ये इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगी, और इस डक्ट को मैं क्या नाम दे दूंगा, कॉमन बाइल डक्ट। अब इसमें दो तरीके के जूसेस आ रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट से, जो इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, एक तो बाइल जूस आ रहा है, बाइल जूस का काम हमारे अंदर जो था सेम टू सेम यहीं पे काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर इन्होंने कोई ऐसा एंजाइम्स को कैटेगराइज नहीं किया है जैसे हमारे अंदर करा गया था, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो जूसेस हैं वो इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है मेरी बात आपको, पक्का। तो यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉमन बाइल डक्ट आई, यहां पे ऐसे कर दे रहा हूं मैं, यहां पे कॉमन बाइल डक्ट आई, और ये कॉमन बाइल डक्ट जो थी वो दो जगह से आई, पहला था लिवर और दूसरा था पेनक्रियाज, और लिवर से रिलीज हुआ था बाइल जूस, और इसने फैट को इमल्सिफाई किया था, इमल्सिफाई फैट, और दूसरा पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस था, पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स थे, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन का डाइजेशन कराने का काम करेंगे। मेरी बात क्लियर है, पक्का क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो फूड डाइजेस्ट हो गया है, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो गया है। याद करिए हमारे अंदर विलाई माइक्रोविलाई हुआ करती थी, क्या करती थी वो, फूड का रीअब्जॉर्प्शन करती थी, तो सेम टू सेम यहाँ पे फूड का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे विलाई बना दीजिए भाई इंटेस्टाइन में। तो ये जो विलाई हैं जिनके ऊपर माइक्रोविलाई हैं, ये क्या करती हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन करेंगी फूड का, रीअब्जॉर्प्शन करेंगी ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्लियर है मेरी बात आपको। अब ये जो फूड है वो यहाँ पे स्टोर होगा, इस हिस्से को रेक्टम बोल दिया, और रेक्टम के बाद में ये क्लोएका है, क्लोएका, और क्लोएका की ये ओपनिंग है जिसे क्लोएकल ओपनिंग कह देंगे। तो ये बहुत आसान सा इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो आपको जानना था, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं मैं अभी ये दिमाग में बताऊं क्या सोच रहा था, सच बता रहा हूँ तुम्हें, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सोच रहा था इसके बाद क्या चालू करूं। तो मेरे दिमाग में वही रहा, मतलब मैं बैक माइंड में मेरे चल रहा था कि ये तो खत्म हो चुका है, अब इसके बाद मैं रेस्पिरेटरी पढ़ाऊं, रिप्रोडक्टिव पढ़ाऊं या एक्सक्रीटरी पढ़ाऊं, तो दिमाग में वो चल रहा था। और देखो जो सबकॉन्शियसली सोचा मुंह से निकल जाता है कभी कभी, तो बैक माइंड में मैं यही चल रहा था मेरे अभी कि ये खत्म कर दिया, इसके बाद में मैं क्या स्टार्ट करूं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतने डिटेल है नहीं जो मैं पढ़ा सकूं। तो मैं दिमाग में लगा रहा था कैलकुलेशन कि एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव में किसमें ज्यादा डिटेल है जिसे मैं पहले शुरू करूं। अब मेरे मुंह से निकल गया वही पार्ट, ठीक है। तो अब देखिए आगे की बात ध्यान से सुनिए।
अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बता देता हूँ, छोटे छोटे डिटेल्स हैं, उसके बाद में एक और सिस्टम बताऊंगा, फिर उसके बाद में स्लाइड पढ़ूंगा, फिर और सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात आप। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओ चीफ गायनिकोलॉजिस्ट ना माने तू बतला रहा था, बोला हम बात कर रहे हैं कि तू पेडियाट्रिशियन बन जाइयो, मैं गायनी बन जाऊंगा, फ्रॉग के डॉक्टर बनेंगे। नहीं बेटे, फ्रॉग कहाँ बेचारे पैसा दे पाएंगे, तुम्हारा नहीं चल पाएगा बिजनेस, समझो मेरी बात, भूखे मरोगे। चैरिटी करने लग जाना, फिर कुत्ते बिल्लियों का इलाज करोगे, और कुछ नहीं है। फाउंडेशन ज्वाइन करोगे, वहां पे होता नहीं है। देखो ये भी एक मानव सेवा तो है, ऐसा तो नहीं है, मतलब सेवा तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अब तुम लोग इतने तने तेरे तेरे मम्मी पापा तुझे डिसोन कर देंगे, कहेंगे ना हम लोग डॉक्टर थे और ये हमारा मेंढकों को इलाज करने वाला जो है डॉक्टर बनाया घर में। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुनो, बातें नहीं करो, इधर समझो बात को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेडपोल जब होता है, टेडपोल, तो उसके पास होते हैं गिल स्लेट्स, बड़ा होके गिल स्लेट्स हो जाती है खत्म। वो 3 पार्ट में जो है वो रेस्पायर कर सकता है, मतलब देख रहे हो सिस्टम बहुत तगड़ा इनके पास। इनके पास में एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल मेंशन करती है कि इनके जो लंग्स हैं वो पिंक कलर के होते हैं, मतलब बिल्कुल स्पेसिफाई किया, पिंक कलर के 2 लंग्स इनके पास होते हैं, जिससे ये गैसेस एक्सचेंज कर पाएंगे अडल्ट स्टेज में। दूसरा, इनके पास में स्किन से ये गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये देखो पानी में रहते हैं, पानी पीते नहीं है, पानी इनकी स्किन रीअब्जॉर्ब करती है, मतलब पानी जो है ना इनकी स्किन से अब्जॉर्ब हो सकता है और गैस भी डिफ्यूज हो सकती है, तो दोनों काम इनकी स्किन कर सकती है। तो दे नेवर ड्रिंक वाटर, दे लिव इन वाटर, देयर स्किन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग। क्लियर है मेरी बात आपको सभी को? तो मैंने बताया कि जब ये टेडपोल स्टेज पे थे तो इनके गिल स्लिट्स काम कर रहे थे, और गिल स्लिट्स बाद में चल के डिजेनरेट हो जाएंगे, इनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाएंगे, और लंग्स के अलावा ये स्किन से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, और स्किन से होने वाले गैसेस एक्सचेंज को हम लोग कहते हैं क्यूटेनस रेस्पिरेशन। तो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग क्यूटेनस रेस्पिरेशन। क्लियर है सभी को? और तीसरा एक और पार्ट बता रखा है इन्होंने, जो बता रखा बकल कैविटी के नीचे वाले पार्ट से भी कर सकते हैं, उसे कई किताबें बकोफेरिंक्स भी कहती हैं। बकोफेरिंक्स क्या होता है? ये वाली जो स्किन इनकी बताई गई है ना, बोलते हैं कि बहुत ये परमेबल सी होती है, तो गैस इजीली इस वाले पार्ट से डिफ्यूज हो सकती है। तो ये तीसरा हिस्सा इन्होंने बताया हुआ जिससे गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है कि जब ये टेडपोल थे तो टेडपोल वाली स्टेज पे इनके पास में गिल्स थे। जब ये फ्रॉग बने तो इनके पास में पिंक कलर के लंग्स थे, और दूसरा इनके पास में स्किन थी जिससे ये दोनों काम करते हैं, सांस भी लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज भी हो सकता है। क्या हो गया? तो तुम भालू जैसे कपड़े पहन के आई हो, पोलर बियर, और ऊपर से बात कर रही हो आगे बैठ के। ठीक है, अंटार्कटिका में छोड़ के आ जाऊंगा। देखो इधर गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और दूसरा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, और तीसरा इनका हिस्सा है जिसे मैं कह रहा हूं बकोफेरिंक्स। और जब ये हाइबरनेशन में होते हैं और एस्टिवेशन में होते हैं, तो बेटा ये स्किन के थ्रू, मतलब क्यूटेनस रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरी बात सभी को क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। मेल के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बताऊंगा। मेल्स के अंदर जो किडनी है उनके साथ में एसोसिएटेड होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन फीमेल के अंदर दोनों में कोई ऐसा कॉमन वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगला पार्ट में बता रहा हूं
एक्सक्रीटरी सिस्टम और साथ में पार्शली बताया जाएगा आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलरिटीज आने वाली है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। इंसानों के अंदर एक पेयर किडनी होती है, एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और होता है इंसानों में यूरेथ्रा। यहां पे क्या होगा, एक पेयर रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती है। किडनी इन्होंने बताई हुई पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे अंदर पोस्टीरियर प्रेजेंट है ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जैसे ये बीच में वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, उसके एक इधर बता दिए इन्होंने। हमारे अंदर भी ऐसा ही है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। हमारे पास भी यूरेटर होते हैं, इनके पास भी यूरेटर होते हैं, लेकिन वो यूरेटर जाके यूरिनरी ब्लैडर में मर्ज होते हुए क्लोएका में ओपन हो जाते हैं। क्लोएका क्या, जो अभी बनाई थी, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहां पे खत्म हो रहा था ना, वहां पे क्लोएकल ओपनिंग थी, तो वही क्लोएका में जाके यूरेटर ओपन हो जाते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? और मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है बेटा, जो मेल गैमेट्स हैं, वो मेल गैमेट्स किडनी के अंदर से होते हुए यूरेटर में आते हैं। फीमेल के अंदर अलग डक्ट होती है। मतलब ऐसे बात से बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, डायग्राम से समझाता हूं आपको। देखो इधर देखो, ध्यान से सुनना। देखो ये एक किडनी बना दी मैंने, इधर मैं मेल के बारे में बताऊंगा और इधर मैं कंपैरिजन करूंगा उसका फीमेल के साथ में, तो दोनों में डिफरेंस समझना क्या होने वाला है। ये एक पेयर किडनी मेल के लिए बना दी है भाई, दूसरी मैंने फीमेल के लिए बना दी है, ठीक है। मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे टेस्टिस प्रेजेंट है, तो इन्होंने बताया है डबल फोल्ड पेरिटोनियम के थ्रू ये टेस्टिस इन किडनी से अटैच होंगे और उसे मीजोक्रियम कहते हैं। उस डबल फोल्ड की स्किन को मीजोक्रियम कहते हैं, जिससे ये टेस्टिस इसके किडनी के ऊपर अटैच हो जाएंगे। मेरी बात सभी को क्लियर है? पोलर वियर खोई हुई हो आप तो? किससे जुड़े हुए हैं टेस्टिस? बोला जुड़े हुए होंगे, जिससे भी होंगे, मुझे क्या मतलब। किडनी, किडनी तो मैंने बताया किडनी से अटैच है, किससे दीदी? पोलर बियर ने मेहंदी भी लगा रखी है, मेहंदी वाला पोलर बियर घूम रहा है। वन विभाग को फोन करवाऊंगा, रुक जाओ। इधर देखो, यहां पे क्या होगा, ये डबल फोल्ड, पेरिटोनियम है, जिसे मीजोक्रियम कह रहा हूं, जिससे ये टेस्टिस इन किडनीज के ऊपर अटैच्ड है। फीमेल में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फीमेल में किडनी के ऊपर ही ये ओवरी प्रेजेंट है। देखो मैंने तो थोड़ी अच्छी बनाई है, किताब में बहुत गंदी बनी हुई है, ठीक है, नक्शा सा बना रखा है पता नहीं किसका। तो ये किडनी है जी, किडनी, ये किडनी, किडनी के ऊपर वो है ओवरी, ये ओवरी है। इसमें कोई डिटेल नहीं दे रखा कि ये किससे जुड़ी हुई है, किससे नहीं जुड़ी हुई है, हवा में टंगी हुई है, कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। बस बता रखा है कि ये किडनी के ऊपर है। तो दे आर मोर मतलब कंसर्न अबाउट मेल, उसके सारे डिटेल बताए हैं। फीमेल के बारे में उनको ज्यादा कुछ जानकारी उन्होंने हासिल करने की कोशिश नहीं की, बोला ठीक है, ठीक है, वैसे ही पढ़ रहे हैं भाई। तो किताब लिखने वाला बीवी से बड़ा त्रस्त होगा वो तो इसलिए फीमेल के ज्यादा डिटेल उसने दिए नहीं है। आगे की बात समझिएगा। देखो किडनी में क्या होते हैं, किडनी किससे बनी होती है, किडनी में बहुत सारी क्या होती है, नेफ्रॉन। तो यहां पे बोला इन्होंने नेफ्रॉन या यूनिफेरस, यूनिफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से समझना। तो देखो इधर देखो, ये मैंने बना दी नेफ्रॉन, यूनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पे याद करिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, वासा डिफरेंशिया, सेम टू सेम वासा डिफरेंशिया यहां से निकलने टेस्टिस से, और ये वासा डिफरेंशिया आके एक डक्ट है बिडर कैनाल, उस बिडर कैनाल में मर्ज हो रहे हैं, मतलब इनका जो भी गैमेट लेके आ रहे हैं ना, वो इस कैनाल में ओपन हो जा रहा है। ऐसे यहां पे एक बिडर कैनाल है, ये तो जो भी गैमेट ये टेस्टिस बना रहा है वो सारे के सारे इस बिडर कैनाल में आ जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? और मैंने बिडर कैनाल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लो यार बताए,
एक तो मैं चित्रकार बहुत तकड़ा हूं, ऊपर से ये गलतियां और हो जाती हैं मुझसे। विश्वास मानना, मैंने कभी स्कूल में डायग्राम नहीं बनाए थे, ट्रस्ट मी। अब मुझे थोड़ी पता था कि टीचर बनना पड़ेगा। अब इधर देखो कि डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अब सीख गया हूं, धीरे धीरे सीख गया हूं बनाने। पहले तो नहीं आते थे। पहले हाँ बाइकों की फोटो बना लेता था। बाइक नहीं होती, बाइक कावासाकी की हायाबुसा, वो अच्छी बना लेता था, मतलब वो शौक था। एक उसका शौक था टैटू कलेक्शन का। टैटू नहीं होते, टैटू बचपन के शौक थे मेरे। करेंट सीट कलेक्ट करना, ये बचपन के शौक थे। अभी मिल जाते मेरे पेंसिल बॉक्सों में ना, वो लखनऊ मकान में पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। कभी लाऊंगा, अपने बच्चों को दिखाऊंगा। एक मैंने वो बनाई थी, क्रिकेट का बड़ा शौक था। स्क्रैप बुक 2 बनाई थी कॉपियां, मुझे अच्छे से याद है। उसमें उस मतलब सन 2000 से लेके बीच में जितनी भी मैगजीन होती थी ना, उनमें से क्रिकेटर्स की फोटो काटता था, उन्हें उसमें चिपकाता था। हाँ ट्रस्ट में, मतलब ये बेवकूफी वाले काम थे मेरे बचपने में। ये 6ठी-7वीं क्लास तक मैं करता था इन हरकतों को। मुझे अच्छे से याद है। वो कॉपियां बनाई थी, उन्हें पेस्ट करता रहता था। पता नहीं क्यों कर रहा था बस। मकसद नहीं पता था कि क्यों कर रहा हूं, लेकिन कर रहा था मैं। करेंसी कलेक्ट कर ली थी। करेंसी कैसे कलेक्ट करता था, मेरे को टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, तो मैं जाता था विक्टोरिया या जहां पे भी, फॉरनर्स को पकड़ता था, पैसे दे, मुझे तेरे देश की करेंसी चाहिए। और लिटरली मैंने बहुत सारे, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, भूटान, नेपाल, बहुत सारी कंट्रीज की मेरे पास करेंसी हो गई थी बचपने में। तो एक शौक था, बचपने का शौक था। अब तो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, एक उसका शौक था टैटू। टैटू नहीं, मतलब स्टिकर्स नहीं होते, स्टिकर्स, उनका कलेक्शन का शौक था। पता है शौक था, पता नहीं क्यों था, मतलब मेरे को समझ नहीं, उसका रेलेवेंस आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों कर रहा था मैं ऐसी हरकतें। अब इधर देखो, इधर देखो, ये बिटर कैनाल है, ये किडनी है। अब ये जो है ना, देखो यहां से जो भी कुछ बन के आया, यहां से और यहां से, ये दोनों एक ही ओपनिंग में आके मर्ज हो जाएगा। यहां से और यहां से एक ही ओपनिंग निकलेगी, ये एक ही निकला। यूरिन इसमें से, गैमेट इसमें से, इसे कहेंगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। मेरी बात क्लियर है आपको? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या हुआ, ये आया यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये आके ओपन हुआ उसी क्लोएका में, जो क्लोएका मैंने आपको पहले बताई थी थोड़ी देर पहले। और इन्होंने एक कलाकारी वाला काम किया हुआ है। इन्होंने बोला है कि यूरेटर ओपन्स इनटू क्लोएका। उससे पहले इन्होंने यूरिनरी ब्लैडर भी बताया हुआ है, और यूरिनरी ब्लैडर ऐसे बना दिया है उसको तितली जैसा। मेंढक कह रहा मेरी जिंदगी खराब कर दी तुम लोगों ने। देखो ये इन्होंने बताया हुआ है, ये इनका यूरिनरी ब्लैडर। तो कायदे से ऐसा हुआ होगा, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि यहां से गैमेट आ रहे हैं, तो सीधा इसमें आके इसमें तो जाएंगे नहीं, कि पहले क्लोएका में गए, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वापस क्लोएका में गए, तो जिंदगी इनकी इसी में निकल जाएगी। तो ये ऐसा हुआ होगा कि ये पहले ओपन होता होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता होगा क्लोएका में। ऐसा है। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का? तो यहां पे आओ, इन्हें लेबल कर लेते हैं। हालांकि देखो लेबल करने लायक इसकी शक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए इसे लेबल करूंगा। ठीक है, तो ये हो गई यूनिफेरस, यूनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन, या नेफ्रॉन। और ये हो गई बिडर कैनाल, ये हो गई बिडर्स कैनाल। ठीक है, और ये हो गए यूरेटर, ये हो गया क्लोएका, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है मेरी बात आपको? तो मेल के अंदर तो ऐसा होता है। अच्छा, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये यूरिया को ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, यूरियोटैलिक। क्या हो जाएंगे, यूरियोटैलिक। जब ये टेडपोल स्टेज पे होते हैं तो ये अमोनिया रिलीज करते हैं, तो क्या होते हैं ये, अमोनोटैलिक। तो टेडपोल स्टेज पे अमोनिया और अडल्ट स्टेज पे यूरिया। तो ये जितने भी फ्रॉग होंगे, जो भी फ्रॉग्स होंगे, वो सब यूरियोटैलिक होंगे बेटा, वो सब यूरियोटैलिक होंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये तो रही बात इसकी। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
कि जो गैमेट है वो सीधा किडनी के अंदर बिडर कैनाल में जो है भेजा जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि भाई दो अलग अलग डक्ट हैं, मतलब जैसे ये क्लोएका है, तो यूरेटर जो आ रहा है वो किडनी से आ रहा है, यूनिपेरस ट्यूब्यूल किडनी में होंगी जैसे मेल के अंदर प्रेजेंट थी, मेल के अंदर जैसे यूनिपेरस ट्यूब्यूल थी ऐसे ही फीमेल के अंदर भी होंगी। यूरेटर ऐसे ही आके ओपन हो रहे हैं क्लोएका में, और क्लोएका के साथ साथ यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर बना दीजिए, उड़ता ही फिरूं, ठीक है। अब ओवरी से एक और डक्ट बनाई है इन्होंने। अच्छा, एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, वो डक्ट हवा में लहर रही है। एनसीईआरटी के डायग्राम में उनका ओवरी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस उड़ रही है, पता नहीं कैसे वो ओवरी उसमें फेंकेगी, फनल सी बना रखी है, अंडा उसमें जाएगा ऐसे घूमता हुआ नीचे, वो है पजल बना रखी है उन्होंने, बढ़िया सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना उसमें। लेकिन मैं आपको जो है समझा दे रहा हूं कि ओवरी से डायरेक्ट एक और डक्ट आएगी जो क्लोएका के अंदर ओपन होगी, यहां से एक और डक्ट आएगी जो क्लोएका के अंदर ओपन होगी, ठीक है जी। तो यहां से ओवरी से एक और डक्ट आई, यहां से एक और डक्ट आई, और किडनी से अलग डक्ट आई है, दोनों में फर्क है। वहां पे एक कॉमन डक्ट आई थी, इसलिए उसे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा जा रहा था। गलत कह रहा था मैं? सही कह रहा हूं ना, है ना? किडनी के पास में वो बना रखा, उसमें पता नहीं कैसे वो फेंकेगा, क्या करेगा, क्या चक्कर है, मतलब राम ही जाने उनकी माया। अब आगे देखते हैं हम लोग। बेटा मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने देखो सीधा जोड़ दिया है, यहां से जो भी आया वो सीधा क्लोएका में आ गया, क्लोएकल ओपनिंग से बाहर। फीमेल एक बार में 2500 से 3000 एग्स लेकर सकती है, और मेल भी गैमेट्स को पानी में ही रिलीज करेगा, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बाहर ही फर्टिलाइज होंगे, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने के बाद में पहले वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद टेडपोल बनेगा, टेडपोल बनने के बाद 2 लेग्ड स्टेज आएगी, फिर 4 लेग्ड स्टेज आएगी, फिर टेल डीजनरेट होगी, फिर एक अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेल गैमेट को मेल ने रिलीज कर दिया पानी में, और फीमेल के बारे में बता रखा है कि फीमेल 2500 से 3000 एग वाटर में रिलीज कर देगी, है ना? ये मेल गैमेट है जो वाटर में रिलीज कर दिए गए थे, है ना? और ये क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ में फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करेंगे पानी में तो हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने के बाद में यहां पे जो भी एम्ब्रियो होगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो तो नहीं बनेगा, शुरुआत में तो बनेगा जाइगोट ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद, लेकिन इन्होंने, मैं लिख दे रहा हूं, लो जाइगोट लिख दे रहा हूं, जाइगोट बन गया, वो जाइगोट एम्ब्रियो बन गया। वो एम्ब्रियो लार्वल स्टेजेस के थ्रू जाएगा, और लार्वल स्टेजेस में सबसे पहले होगा कौन, टेडपोल होगा, टेडपोल मछली जैसा ऐसा सा होता है टेडपोल। हालांकि मैं चित्रकार बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं, ठीक है? ऐसा सा होता है, आंख बना दे रहा हूं, बिल सेट बना दे रहा हूं, ठीक है? ये शार्क का बच्चा नहीं लग रहा? अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं तो शार्क का बच्चा लग रहा है। मेंढक मुझे ढूंढ के मारेंगे कि हमारे टेडपोल को तू शार्क बना रहा है। इधर देखो, ये टेडपोल है, तो इमेजिन करो टेडपोल है ये। फिर इसी टेडपोल में आगे वाले 2 लिम्ब निकल के आते हैं पहले शुरुआत में, ठीक है? 2 लिम्ब निकल के आते हैं, फिर उसके पास में 4 लिम्ब हो जाते हैं, फिर टेल पीछे चली जाती है, अरे अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो वो बन गया। वो नहीं बनाऊंगा मैं अपनी आर्ट नहीं खाना चाहता तो मैं, ठीक है? मैं बड़ा अडल्ट फ्रॉग नहीं बनाऊंगा। टेडपोल तक ठीक है, हमारी जिंदगी अच्छी चलती रहेगी, तुम लोग की और मेरी। अगर तुमने मेरा फ्रॉग देख लिया, अगले दिन पढ़ने नहीं आओगे तुम मुझसे। अब इधर देखो, ये टेडपोल के बाद में 2 लेग्ड स्टेज आएगी, फिर 4 लेग्ड आएगी, फिर उसमें टेल डीजनरेट हो जाएगी, टेल डीजनरेट हो जाएगी, और उसके बाद में वो बन जाएगा फ्रॉग। लेकिन मुझे ना आर्ट क्लासेस लेनी पड़ेंगी, सीखना तो पड़ेगा यार, मेंढक वेंढक बनाने तो, है ना? ऐसे करके बनाने हैं, ये ऐसे, और कैसे, ये ऐसे, ठीक तो है?
एक तो, लेकिन मैं ना थोड़ा शर्म आती है मुझे, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं होता, मतलब कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता बनाने में। अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा ना, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता ये मेंढक वेंढक बनाने की कभी, तो इसलिए आया नहीं अभी। जैसे जो कन्वेंशनली पढ़ाते रहते हैं उनके डायग्राम बहुत अच्छे बना लेता हूं मैं, क्योंकि वो बनाते रहते हैं हम लोग तो। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने मुझे बोला है तो मैं आगे से जो है वो करूंगा, ट्राई करूंगा। ये मेंढक बैठा हुआ है अभी, ठीक है, अब इधर देखो। तो जितना मैंने पार्ट बताया उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं स्लाइड से, फिर उसके बाद में अगले सिस्टम्स की बात करेंगे। ये सिस्टमैटिक पोजीशन बता रखी है, कॉर्डेटा फाइलम है, एम्फीबिया क्लास है, राना जीनस है, टिग्रीना स्पीशीज है, मोस्ट कॉमन स्पीशीज इन इंडिया है ना, पोइकिलोथर्म है, कोल्ड ब्लडेड है, चेंज कलर कर सकते हैं एनिमीज से बचने के लिए, कैमोफ्लाज कहा गया है इसे, प्रोटेक्टिव कलरेशन कर सकते हैं अपने आप को, मतलब वो चेंज करना कलर उसे मिमिक्री बोल दिया गया है। और समर्स और विंटर्स में वो एस्टिमेशन या हाइबरनेशन कर सकते हैं, समर स्लीप या विंटर स्लीप कर सकते हैं, और अपने आप को एक्सट्रीम हीट या कोल्ड से बचाने का काम करेंगे। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिविजिबल है, नेक और टेल इसमें एब्सेंट है, स्किन इनकी मॉइस्ट है, स्मूथ है और स्लिपरी है क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस होता है, और डोर्सल साइड में कलर जो होता है ऑलिव ग्रीन होगा जिसके ऊपर इरेगुलर ऐसे स्पॉट्स होते हैं या पैचेस जैसे होंगे, और नीचे वाली साइड जो होती है इसकी वो पेल येलो कलर की होती है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते लेकिन उसको अपनी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। उसके अलावा इनके माउथ में पेड नॉस्ट्रिल होगा और बज डाइड होंगी। हाँ, ये बताना भूल गया मैं, इनकी आईज के ऊपर ना निक्टाइटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब जब ये पानी में जाते हैं ना तो उसके ऊपर से एक झिल्ली जैसी आ जाती है आंख के ऊपर, उसे निक्टाइटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो सीधा आईलिड्स है, इनके पास में क्या होता है, निक्टाइटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। मतलब जब ये पानी में जाएंगे ना तो निक्टाइटेटिंग मेम्ब्रेन इनकी आंख के ऊपर ऐसे आ जाएगी, धीरे से कवर कर लेगी इनकी आंख को, तो ये निक्टाइटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अब अगली बात बता रखी है कि इनके आईज के दोनों साइड में मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होते हैं जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। लिम्स इनकी 4 लिम्ब होंगी और हाइंड लिम्ब होंगी, 4 लिम्ब में इनकी 4 डिजिट और हाइंड लिम्ब में इनकी 5 डिजिट्स होंगी जो स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बोरोइंग इन सब में मदद करेंगे। हाइंड लिम्ब लार्जर और मस्कुलर होती है 4 लिम्ब से, और इनके जो फीट होते हैं ना, चाहे हैंड लिम्ब हो या 4 लिम्ब हो, उनमें जो डिजिट्स हैं उनके बीच में जैसे बतख जैसे पैर नहीं होते, वेब्ड, उन्हें वेब्ड फीट बोला जाता है। तो वेब्ड फीट से क्या होता है, वो तैरने में आसानी हो जाती है। तो इनके जो डिजिट्स होंगे वो वेब्ड होंगे जो इनकी मदद करेगा किस चीज में, मतलब तैरने में इनकी मदद करेगा। उसके अलावा इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होता है, मेल फ्रॉग के पास में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होंगे और कॉपुलेटरी न्यूक्लियल पैड होते हैं जो पहले डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में प्रेजेंट है लेकिन एब्सेंट होंगे किसके अंदर, फीमेल फ्रॉग के अंदर। अब अगली बात ध्यान से सुनना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि इनके पास में एलिमेंट्री कनाल है और जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। एलिमेंट्री कनाल इनकी छोटी है क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोर होंगे और लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन की रिड्यूस कर दी गई है। इसमें शुरुआत माउथ से की गई है, बकल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका। लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस को जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। पेनक्रियास प्रोड्यूस करती है पेनक्रियाटिक जूस को जो डाइजेस्टिव एंजाइम लेके चलती है, और फूड को कैप्चर किया जाता है बाइलोब्ड टंग के द्वारा। नीचे देख पा रहे होगे वो मुंह फाड़ के बैठा हुआ है एक भाई, उसकी टंग बाहर आ रही है तो वो उसकी बाइलोब्ड टंग है। अब दूसरी आगे की बात ध्यान से सुनना, ये जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं और एचसीएल सिक्रीट करते हैं। इनकी गैस्ट्रिक वॉल मतलब स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल सिक्रीट किया जाता है जो फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग काइम कहते हैं जो स्टमक से ड्यूडेनम मतलब इंटेस्टाइन वाले पार्ट में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में बता रखा है कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइल को रिसीव करता है लिवर से, और पेनक्रियास से वो रिसीव करता है पेनक्रियाटिक जूस को, लेकिन वो दोनों एक ही डक्ट के थ्रू आते हैं जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, कॉमन बाइल डक्ट कह रहे हैं। तो ड्यूडेनम ने रिसीव किया बाइल को पेनक्रियाटिक, और पेनक्रियाटिक जूस को किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। और बाइल का काम था क्या, फैट को इमल्सिफाई करना, और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या काम था, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। और डाइजेशन इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, और एक बार फूड डाइजेशन कंप्लीट हो जाए इंटेस्टाइन में, उसके बाद में उस फूड को कहां पे भेज दिया जाएगा, अरे ऐसे रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे, मतलब ये डाइजेस्ट करके रिलीज करते रहेंगे उस फूड को। अरे भैया, उसको फिंगर लाइक विलाई और माइक्रो विलाई इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करेंगी डाइजेस्टेड फूड को, और अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट है वो रेक्टम में जाएगा, उसके बाद क्लोएका में जाएगा ना भैया। अजीब बात कर रहे हो तुम लोग। अब इधर देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्होंने बोला है स्किन एक्ट कर रही है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे, मतलब जब भी ये पानी में है तो स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे, लंग्स के थ्रू नहीं करेंगे। हाइबरनेशन में होंगे तब भी स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे, लंग्स या किसी और ऑर्गन के थ्रू नहीं करते हैं।
तो स्किन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहे हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में होगा वो एक्सचेंज हो जाता है स्किन के थ्रू बाय डिफ्यूजन, तो एयर यहाँ पे क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी। और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में भी रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू ही होगा। और लैंड के ऊपर जब ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे रहते हैं फ्रॉग्स, तो इनके पास में बकल कैविटी होगी जिसे मैं बकोफेरिंक्स कह रहा था, उसके बाद स्किन होगी, और दूसरा मैंने बताया लंग्स होंगे जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेंगे, जो एक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे। तो लैंड के ऊपर 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बकल कैविटी, स्किन और लंग्स। पानी के अंदर और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते वक्त स्किन, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि लंग जो है पेयर्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पिंक कलर होंगे, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो थॉरेक्स में प्रेजेंट होंगे, और एयर एंटर करेगी नॉस्ट्रल से बगल कैविटी के थ्रू होते हुए लंग्स तक पहुंच जाएगी। बहुत आसान सी बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब अगला पार्ट है ब्लड वेसल, अभी मैंने बताया नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी सर्कुलेटरी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। किडनी डार्क रेड कलर की है, बीन शेप्ड है, पोस्टेरियरली बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है, और बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के वो प्रेजेंट होंगे। किडनी के अंदर यूनिफेरेस्टिब्यूल नेफ्रॉन होंगे और 2 यूरेटर किडनी से इमर्ज हो रहे होते हैं। अगली बात बता रखी है जो मैं बताना चाह रहा था कि मेल फ्रॉग में यूरेटर एक्ट करता है किसके तौर पे, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के तौर पे या डक्ट के तौर पे, जो क्लोएका में ओपन होती है। लेकिन फीमेल के अंदर यूरेटर और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होंगे। जो डक्ट मतलब ओवरीज से आ रही है वो अलग है और यूरेटर अलग है। और इनके पास में थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर होगा, इनके पास में थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर होगा जो रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, जो क्लोएका के अंदर ओपन हो जाता है। फ्रॉग यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया रिलीज करेंगे और नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से किडनीज तक ले जाया जाता है, जहां से किडनी उस वेस्ट को मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और उसे यूरिन की फॉर्म में क्लोएका के थ्रू बाहर रिलीज करवा देती है। बाकी जो बचा हुआ मतलब ब्लड है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, उसको वापस बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया जाता है। अगली बात यहां पे की गई है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये रहा देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन्होंने बोला है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, पेयर्ड ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस होते हैं जो अपर पार्ट ऑफ किडनी से अडेयर्ड होते हैं डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के थ्रू, जिसे हम लोग मेसोकियम कहते हैं। और इनमें वासा एफरेंशिया 10 से 12 नंबर में टेस्टिस से अराइज होंगी और वो किडनी में एंटर करती हैं और ओपन हो जाती हैं किसमें, बिडर कैनाल में। और ये कम्युनिकेट करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो किडनीज के अंदर ओपन होगी और वो आगे चल के ओपन हो जाएगी किसमें, क्लोएका वाले पार्ट में। मेरी बात सभी को क्लियर है। और क्लोएका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है जिसके अंदर तीनों चीज, फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म, तीनों ही आके मतलब अलग अलग डक्ट से आएगा और वो एक्सटीरियर में क्लोएका रिलीज करने का काम करता है। क्लियर है मेरी बात सभी को। दूसरी बात यहाँ पे बता रखी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, देखो ये डायग्राम आ गया, देख रहे हो, ये डक्ट ओविडक्ट है और ओविडक्ट यहां पे जाके खुल रही है, ओवरी यहां है। तो बहन ओवरी इस तक कैसे पहुंचाए एग्स को, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन बढ़िया डायग्राम है, शानदार। अब इधर देखिए, ओवरी जो होती हैं वो किडनीज के ऊपर सिचुएट होंगी, लेकिन इनके कोई फंक्शनल कनेक्शन किडनी के साथ में नहीं होता, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। और इनके अंदर जो पेयर ऑफ ओविडक्ट है वो ओवरी से अराइज होकर क्लोएका के अंदर सेपरेटली जो है रिलीज कर दिया जाएगा या ओपन कर दिया जाएगा। और मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा एक समय पे रिलीज कर सकती है। और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होगा और वो वाटर में होता है। और डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगी और मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होता है। और टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करेगा, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा और रेडल्यू बनता है। जैसे ये एग था, ये एम्ब्रियो था, ये टेडपोल था, टेडपोल 2 लेग, टेडपोल 4 लेग और ये अडल्ट फ्रॉग, ये इनकी पूरी एक लाइफ साइकिल होती है। समय क्या हुआ है, 12:30 सफिशिएंट है आज के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो एक काम करना, नोट्स पूरे कर लेना घर जाके तसल्ली से। कल टेस्ट है, हाँ 10 से 1 के बीच में कभी भी आ जाना टेस्ट देने, 10 से 1 के बीच में, लेकिन आना तमीज में ही कि या तो आओ 10 से 11 या तो 11 से 12 या तो 12 से 1, मतलब ऐसे आना। ऐसा नहीं है कि 12:40 पे अरे सर कैसे हो आप, बढ़िया
टेस्ट दे दो सर, बढ़िया टेस्ट देने की इच्छा कर रही है। बेटा क्या हुआ, नींद वींद खुलती नहीं है सर हमारी ज्यादा। एक तो तुम्हारी क्लास बड़ी जल्दी सुबह रख लेते हो, शाम को क्यों लेते तो जीवन बढ़िया रहता हमारा, सुबह को बड़ा कष्ट रहता आने में, है ना। तो कल 12 से 1 में, 12 नहीं 10 से 1 में टेस्ट है, तो उसमें आ जाना अपने हिसाब से देख के। 1 घंटे का टेस्ट है, 2 चैप्टर का